उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव और पानी के रिसाव को देखते हुए सरकार ने स्थानीय लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में कुल 678 परिवार प्रभावित हैं, जिनमें 81 ज्यादा प्रभावित हैं और ऐसे परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी सभी प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता राज्य और राज्य के लोगों को बचाना है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ ग्राम विकास समिति के तहत ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगी। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और राजौरी में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा राजौरी जिले के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को एसएलआर राइफलें जारी की गई है। कुछ ग्राम रक्षा समितियों में से 2 में से 3 सदस्यों को ऑटोमेटिक राइफल दी गई है और राजौरी जिले के धनगरी गांव में विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया और लगभग 100 वीडीसी सदस्यों को नए हथियार दिए गए, जिनमें से 40 पूर्व सैनिक हैं जिन्हें एसएलआर हथियार भी दिए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में भी कौरव हैं जो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, इनके साथ 2 से 3 अरबपति खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी किसने लागू की? नोटबंदी गलत जीएसटी पर दस्तखत भले ही नरेंद्र मोदी ने किया हो, लेकिन हिंदुस्तान के 2 से 3 अरबपतियों ने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। राहुल गांधी पर शरद पवार के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख के बयान से कांग्रेस गदगद है तो बीजेपी राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा रही है। दरअसल शरद पवार ने कहा है कि राहुल विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। इस बीच टीएमसी ने राहुल पर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें पीएम मटीरियल बताया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ कई किसान नेता भी थे, जिनमें योगेंद्र यादव भी थे, जो कि पहले भी कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। कांग्रेस ने राकेश टिकैत की राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की और लिखा कि आज राहुल गांधी ने हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में अन्नदाताओं के साथ उनकी समस्याओं पर संवाद किया। मध्य प्रदेश में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास होता है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव और बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए मायने रखता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए। देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। इससे भारत की वैश्विक दृष्टि को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इससे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि डरा धमकाकर, लालच देकर या फिर किसी तरह के फायदे देकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली के कंजावला मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक बार में सारी सीसीटीवी फुटेज क्यों इकट्ठा नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि उस इलाके में कितने कैमरे लगे हैं? आपको सबूत इकट्ठा करने में कितना समय यहां पर लग जाएगा? क्या पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ का इंतजार कर रही है? तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी शिजान को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शिजान की जमानत याचिका पर फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया है। बुधवार को तुनिशा शर्मा के वकील अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला दे सकती है। कोर्ट में शिजान के वकील ने कहा कि इस केस को जानबूझकर लव जिहाद के एंगल दिया गया है। वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी धर्म की वजह से हुई है। शिजान ने भी कोर्ट में अपने पक्ष रखते हुए कहा कि अगर मैं मुस्लिम ना होता तो ये सब ना होता। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला के साथ हुई बदसलूकी के मामले में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया है कि एयरलाइन ने समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था।
और जब डीजीसीए ने सवाल जवाब किया तब जाकर इस मामले की जानकारी दी गई है। दरअसल बीते साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की फ्लाइट में शराब के नशे में एक शख्स ने एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। इस केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन अजूर की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में सवार सभी 236 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बम निरोधक दस्ता और गुजरात पुलिस ने प्लेन के अंदर जांच की और बाद में एनएसजी की टीम ने जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्लेन की जांच की। एयरबेस पर करीब 6 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अजूर एयर की उड़ान में कथित बम की सूचना के बारे में रूसी दूतावास ने भी बयान जारी किया है। रूसी दूतावास ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने दूतावास को सतर्क किया था। विमान की जामनगर में भारतीय वायुसेना अड्डे पर आपात लैंडिंग की गई। मॉस्को से गोवा जा रहे चार्टर्ड विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया था। दरअसल गोवा एटीसी के पास एक मेल आया जिसमें विमान में बम होने की सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। बम की खबर मिलने पर मॉस्को से डबलिन आ रही विमान को जामनगर की ओर मोड़ा गया था। जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 2 एनएसजी की टीमों ने फौरन विमान की तलाशी ली और रूसी विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विमान की तलाशी के बाद एनएसजी की टीम ने यात्रियों की भी चेकिंग की और इस दौरान यात्रियों के सामान की भी तलाशी हुई। विमान के सभी 236 यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। पुख्ता जांच पूरी हो चुकी है और बम की खबर पूरी तरह से अफवाह साबित हुई है। इस समय दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहाल करने वाली है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। हालात पर काबू पाने के लिए दिल्ली में जीरैप की तीसरी स्टेज जारी कर दी गई है। राजधानी में आज से गुरुवार यानी कि 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है और अगर इन वाहनों को चलाया जाता है तो पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन विभाग के मुताबिक अगर शुक्रवार के बाद भी प्रदूषण का स्तर 400 से ज्यादा रहता है तो इस रोक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की भयानक तस्वीर सामने आई है। गेहूं को लेकर पहुंचे ट्रक पर जनता टूट पड़ी। नौबत यह आ गई कि पुलिस को वहां पर फायरिंग करनी पड़ी। तस्वीरों में पाकिस्तानी लोग राशन के ट्रक के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में भुखमरी से जूझ रही जनता राशन की लूट पर आमादा है। वहीं सरकार तालिबानी रुख अपना रही है। ट्रक से गेहूं की बोरी लूटने पर पुलिस युवक पर टूट पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करेंगे और 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री का दक्षिणी राज्य का ये दूसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर वहां रवाना करेंगे और हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 699 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री 1850 करोड़ की लागत से बनने वाली लगभग 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का भूमि पूजन भी करेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर सोमवार को जनता दरबार लगा। गहलोत के जनता दरबार में प्रदेश भर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों की फरियाद सुनकर संबंधित अधिकारियों को लोगों की परेशानियों को जल्द निपटाने का आदेश दिया। गहलोत एक एक फरियादी के पास जाकर उनकी फरियाद सुन रहे थे। कई कर्मचारी और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग भी जन सुनवाई में पहले यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने MSME की वर्कशॉप का उद्घाटन किया। प्रदेश में चलाए जा रहे छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस वर्कशॉप में लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें MSME स्कीम के तहत सरकार से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्कशॉप के उद्घाटन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि त्रिपुरा के व्यवसाय में इजाफा देखने को मिलेगा। MSME स्कीम के तहत सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनकी जानकारी न होने की वजह से छोटे और मंझले स्तर के व्यापारी लाभ नहीं ले पाते। इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले व्यापारियों को MSME स्कीमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। बिहार के गया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहल की है। गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज में देर रात
डीएसपी मनोज राम अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बस स्टैंड समेत कई जगहों का निरीक्षण करने पहुंचे और सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले घरों का दरवाजा खुलवाकर लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाव करने के लिए कंबल बांटे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो मॉरल और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों की मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में गुलाब, गेंदा, ग्लेडोलाई, सेवंती, डेलिया के अलावा जरबेरा, फ्लॉक्स, बर्बीना, लिली समेत कई तरह के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही लगभग 10,000 गमलों में 45 से ज्यादा प्रकार के फूलों की प्रजातियों को इस पुष्प प्रदर्शनी में शामिल किया गया। फूलों के साथ साथ 5 से 50 वर्ष तक के बोनसाई पौधों को भी इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रोफेसर हरीश कुमार ने प्रदूषण के कणों को शुद्ध ऑक्सीजन में बदलने वाली स्वदेशी मशीन का आविष्कार किया है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है। प्रोफेसर हरीश ने एक ऐसी स्वदेशी मशीन बनाई है जो कि प्रदूषण के कणों को सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन बनाने का काम करती है। फिल्टर होने के बाद जो सोडियम कार्बोनेट बचता है उसका इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट तैयार करने में हो सकता है। ये मशीन पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित है। तेलंगाना सरकार मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने पर लगातार जोरदार प्रयास करती नजर आ रही है। प्रदेश की सरकार की तरफ से हैदराबाद में विशेष तौर पर दलित छात्रों के लिए एक कंप्यूटर लैब तैयार की गई। प्रदेश सरकार का कहना है कि समाज के सबसे छोटे तबके को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के बाद ही पूरे समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा का पशु चिकित्सालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर जानवरों के इलाज के लिए एक्सरे रूम, सोनोग्राफी रूम समेत ओपीडी दुरुस्त व्यवस्था में है और यहां पर इलाज के लिए लाए जाने वाले जानवरों का वजन भी किया जाता है, टेम्परेचर भी नापा जाता है। और अगर मालवा के इस अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं इतनी बेहतर हैं तो इन दिनों यहां जानवरों के इलाज करवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बिहार के कटिहार में सरकार की नशा मुक्ति मुहिम को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस खास भूमिका निभाती नजर आई। यहां पर पुलिस प्रशासन गली मोहल्ले में जाकर लोगों के साथ बैठ कर रही है और नशा मुक्ति के प्रति उन्हें जागरूक कर रही है। लोगों को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने के लिए जगह जगह पर नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे सेनानियों के बारे में एक प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूरदर्शन से प्रसारित स्वराज कार्यक्रम में तमिलनाडु और देश के अन्य राज्यों के नायकों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार नारी शक्ति, जनधन खाते, सभी को आवास और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने जैसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे। चोट के चलते उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया है। राजस्थान के टोंक जिले में घने कोहरे के चलते 2 वाहनों की जबरदस्त टक्कर हो गई। टोंक से कोटा की ओर जा रही रोडवेज बस और तूड़ी से भरा ट्रक आपस में भिड़ गया। इतनी जबरदस्त ये भिड़ंत थी कि पूरी तरह चकनाचूर दोनों ही गाड़ियां हो गई। चालक सीट के बीच बुरी तरह से फंस गया। बाद में सवारियों ने चालक को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ रहे घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। निर्धारित समय से ट्रेनें लेट चल रही हैं। भोपाल शताब्दी, मुंबई राजधानी, गतिमान समेत कई प्रमुख ट्रेनें 2 से 3 घंटे लेट चल रही हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर है। लगातार पड़ रहे घने कोहरे और ठंड के चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। गेहूं की फसल के लिए कोहरा और ठंड बहुत फायदेमंद होती है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही ज्यादा गेहूं की पैदावार होगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। न्यूनतम पारा 5 तो कहीं पर 2 से नीचे दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तो हालात और खराब हैं।
कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगने के साथ कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 6 घंटे देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे क्षेत्र में 29 ट्रेनें लेट हैं और आज 277 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने की वजह से 3 फ्लाइटें जयपुर की ओर डाइवर्ट कर दी गई। इनमें शारजाह से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस, अहमदाबाद से आ रही स्पाइस जेट और पुणे से आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइटें शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 11 जनवरी की रात और 12 जनवरी की सुबह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कानपुर भी कोहरे की मार से परेशान है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आधी रात से लेकर सुबह तक कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी घटकर 3 मीटर से भी कम रह गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में सर्दी से कोई राहत नहीं मिलेगी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने अपनी चुनावी हार को मानने से इनकार किया तो ब्राजील में उत्पात शुरू हो गया। खबर है कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने एक शिविर को पुलिस ने घेर लिया है। ब्राजील में मचे उत्पात पर स्पेन ने लूला डी सिल्वा की सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि ब्राजील की खबरें याद दिलाती हैं कि दुनिया में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि पर सबसे बड़ा खतरा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच खबर है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी मिसाइलों के इस हमले में यूक्रेन की कई इमारतें तबाह हो गई हैं और कई घरों में भयानक आग लग गई है। चीन से सैन्य खतरों के बीच जर्मन प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। यहां पर जर्मनी के सांसदों ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यहां पर सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा बयान सामने आया। सुनक ने कहा है कि सोमवार को मंत्रियों और ट्रेड यूनियनों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है। सुनक ने जल्द से जल्द ट्रेड यूनियन की मांग को पूरा करने की भी बात कही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अपनी पहली विदेश यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने राष्ट्रपति विडोडो से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने विकास को लेकर अपना एजेंडा पेश किया। चीन सीमा खुलने के बाद 200 चीनी पर्यटकों का पहला जत्था थाईलैंड पहुंचा। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पर्यटकों के आने का स्वागत करते हुए कहा कि जिन यात्रियों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें भी बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश दिया जाएगा। चीन के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले हिनान प्रांत में 90% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इतने सारे लोगों के संक्रमित होने से हिनान में हड़कंप मच गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ पर चिंता जताई। गुटेरेस ने अमीर देशों से पाकिस्तान की मदद करने की अपील की। जिनेवा में हुए इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। भीषण बाढ़ से ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी इलाका तबाह हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने किम्बरली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ितों को राहत पैकेज का ऐलान किया। $454 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। भारत में इस फिल्म को इंग्लिश, हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। कार्तिक आर्यन और उनके पेट डॉग कटोरी का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने ये वीडियो अपने इंस्टा पर शेयर किया है। एक्ट्रेस शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा कि कई ऐसे दिन होते हैं जब हमारा वर्कआउट करने का मन नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके हमें रुकना नहीं है और अपनी कसरत जारी रखनी है। कृति सेनन ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कृति और वरुण धवन जिम में मिलकर एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं और कसरत से जुड़े हुए गेम्स भी एंजॉय कर रहे हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में एक फुटबॉल मैच के दौरान का वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक के बाद एक कई गोल मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में टाइगर श्रॉफ एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह फुटबॉल मैच खेलते नजर आए।